इस लिक्विड में अगर हम एक बहुत ही पतले से जो है ग्लास के ट्यूब को इसमें डालते हैं तो जो लिक्विड होता है वो इस ट्यूब में ऊपर उठ जाता है। क्यों उठ जाता है? क्योंकि जो यहाँ पे कर्व्ड लिक्विड एयर इंटरफेस होता है वहां पे एक प्रेशर डिफरेंस होता है जिसके कारण यहाँ पे लिक्विड ऊपर उठ जाता है। अगर आपको डिटेल्स में जानना है तो मैं उस वीडियो का जो लिंक है वो हम सजेस्टेड वीडियोज में भी डाल रहा हूं और साथ ही साथ आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, तो हो सके तो वहां से क्लिक करें और उस वीडियो को पूरा देखें। तो अगर हमने ये देखा था कि अगर एच हाइट तक जो है लिक्विड यहाँ पे ऊपर उठता है, तो अगर यहाँ पे एच हाइट तक लिक्विड ऊपर उठता है तो ये जो एच होता है ये बराबर होता है कुछ इतने के। यहां पे ये जो आपको टी दिख रहा है ये है इस लिक्विड का सरफेस टेंशन, और यहां पे ये जो आपको थीटा दिख रहा है ये है एंगल ऑफ कांटेक्ट, और ये जो आर आपको दिख रहा है ये है इस ट्यूब का रेडियस, और यहां पे ये जो रो दिख रहा है ये होता है इस लिक्विड का डेंसिटी, और यहां पे ये जो जी है ये होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहां पे जब लिक्विड ऊपर उठता है तो आपको यहां पे ऊपर देखे तो यहां पे ये जो इसका शेप होता है ये एक कटोरा जैसा होता है। मतलब यह है कि यहां पे लिक्विड जो है ये दबा हुआ रहेगा, यहां पे एक गड्ढा बन जाएगा और किनारे पे जो है लिक्विड जो है यहां पे ऊपर उठता है। तो यहां पे ये जो है ये एक इस तरह से यहां पे हमें एक कटोरा जैसा दिखता है, ये जो है ये एक कटोरा जैसा होता है कुछ इस तरह से। यहां पे ये जो कटोरा है ये सिर्फ हमने जो है इस पार्ट को यहां पे दिखाया है, यहां पे कटोरा नहीं है, यहां पे जो पानी का शेप है ये कटोरा जैसा है कुछ इस तरह से। तो अब यहां पे ये जो लिक्विड का सरफेस आपको दिख रहा है ये सरफेस क्या चाहेगा? ये जो सरफेस है ये अपना सरफेस एरिया को मिनिमम करना चाहेगा ड्यू टू सरफेस टेंशन, हमेशा ये सिकुड़ना चाहेगा। तो इसके लिए ये क्या करेगा? इसके लिए यहाँ पे जो भी मॉलिक्यूल होंगे इस सरफेस पे वो सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे पे जो है फोर्स लगा करके खींचेंगे ताकि यहाँ पे ये जो इसका सरफेस एरिया है वो मिनिमम हो जाए। तो यहाँ पे हमने ये मान लिया कि यहाँ पे ये जो सरफेस है यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, और ये जो मॉलिक्यूल है वो एक मॉलिक्यूल यहाँ पे इस ग्लास से सटा हुआ है जिसको कि यहाँ पे ये खींच रहा है। मतलब ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल को अपनी तरफ जो है फोर्स लगा करके खींच रहा है। तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ ये कहता है कि ये जो ग्लास है इसका जो मॉलिक्यूल होगा वो भी इस मॉलिक्यूल को अपनी तरफ जो है सेम फोर्स के मैग्नीट्यूड के साथ खींचेगा। तो ये जो फोर्स होगा इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा एक बार देख लेते हैं। तो हमें पता है कि सरफेस टेंशन के कारण जो फोर्स होता है वो बराबर होता है, फोर्स बराबर होता है सरफेस टेंशन इनटू लिक्विड के सरफेस पे जो इमेजिनरी लाइन ड्रा किया जाता है उसका लेंथ। तो यहां पे अगर हम इस लेंथ को यूनिट लेंथ कंसीडर करते हैं तो हम यहां पे एल की जगह पे 1 रखेंगे, तो यहां पे ये फोर्स होगा, ये जो फोर्स होगा ये बराबर हो जाएगा सरफेस टेंशन के। तो यहां पे अगर हम एक यूनिट लेंथ कंसीडर करते हैं तो जो फोर्स होगा यहां पे वो टी होगा। तो मतलब यह है कि यहां पे जो फोर्स होगा वो टी के बराबर होगा। सो यहां पे ये जो फोर्स होगा ये टी हो गया, और जो ग्लास है ये भी लिक्विड के मॉलिक्यूल को जो है सेम फोर्स के साथ खींचेगा, तो यहां पे ये जो फोर्स होगा ये भी होगा टी के ही बराबर। सो ये हो गया टी के बराबर। सेम सिचुएशन यहां पे भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पे अगर ये जो फोर्स है ये टी है, ये टी है, तो यहां पे जो न्यूटन्स के थर्ड लॉ से ग्लास जो है लिक्विड के मॉलिक्यूल को खींचेगा ये भी होगा टी के ही बराबर। सो यहां पे ये हो गया टी के बराबर। अब यहां पे ये जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है ये हमने मान लिया कि ये है थीटा। सो यहां पे ये जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है ये है यहां पे थीटा, और यहां पे भी होगा थीटा। तो हम ये जियोमेट्री से ये कह सकते हैं कि यहां पे ऊपर जो ये वाला एंगल होगा यहां पे ये भी होगा थीटा के ही बराबर, यहां पे ये थीटा और यहां पे ये थीटा। अब हम क्या करेंगे? अब हम यहां पे ये जो टी है इसे जो है दो परपेंडिकुलर एक्सिस में जो है हम रिजॉल्व कर लेंगे, हम स्प्लिट कर लेंगे। तो यहां पे ये जो लिक्विड है ये देखिए ये किस डायरेक्शन में ऊपर चढ़ रहा है, तो लिक्विड जो है वो देखिए तो ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। तो एक कंपोनेंट यहां पे ऊपर हो जाएगा, तो एक कंपोनेंट यहां पे कुछ ऊपर हो गया ये, और दूसरा जो होगा वो इसी पे परपेंडिकुलर होगा। तो दूसरा यहां पे हमने मान लिया कि ये इस पे परपेंडिकुलर होगा, इस डायरेक्शन में होगा। यहां पे भी वही होगा, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा और दूसरा जो कंपोनेंट होगा वो ऊपर की तरफ होगा, इसी पे परपेंडिकुलर होगा। ये हो गया दूसरा कंपोनेंट। तो यहां पे ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये होगा टी कॉस थीटा, यहां पे ये जो कंपोनेंट होगा ये होगा टी कॉस थीटा, टी कोसाइन ऑफ थीटा, और यहां पे भी वही होगा टी कोसाइन ऑफ थीटा के। और यहां पे ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये होगा टी साइन ऑफ थीटा के, तो यहां पे ये होगा टी साइन ऑफ थीटा के, और यहां पे ये जो कंपोनेंट होगा ये भी होगा टी साइन ऑफ थीटा के। अब देखिए यहां पे ये जो टी साइन ऑफ थीटा है ये इस टी साइन ऑफ थीटा को कैंसिल कर देगा, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो इस यहां पे ये जो सर्कमफेरेंस दिख रहा है इस पे जो भी टी साइन ऑफ थीटा होंगे वो सब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और टी कॉस ऑफ थीटा जो है ये ऐड हो जाएगा। अगर मैं आपको इस फिगर में दिखाऊं तो यहां पे अगर ऊपर तरफ टी कॉस थीटा ऐड करता है तो इसी पे परपेंडिकुलर टी साइन थीटा होगा ये, और अगर मैं यहां पे दिखाऊं तो यहां पे अगर ये कॉस थीटा होता है तो इसी पे परपेंडिकुलर होगा ये टी साइन थीटा, तो यहां पे ये होगा टी साइन थीटा और ये होगा tan थीटा, तो ये दोनों एक दूसरे को यहां पे ये कैंसिल कर देगा, तो जो नेट फोर्स होगा यहां पे 0 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम यहां पे कंसीडर करते हैं कि टी कॉस थीटा ऊपर है, और टी साइन थीटा इस पे परपेंडिकुलर है इस डायरेक्शन में, और यहां पे अगर हमें कंसीडर करते हैं यूनिट लेंथ, ये जो हो रहा है ये जो फोर्स एक्ट कर रहे हैं ये यूनिट लेंथ पे एक्ट कर रहे हैं, तो अगर यहां पे यूनिट लेंथ पे जो है ऊपर की तरफ टी कॉस थीटा एक्ट करता है तो यहां पे ये होगा परपेंडिकुलर इस पे टी साइन थीटा, तो ये जो टी साइन थीटा है ये इस टी साइन थीटा को कैंसिल कर देगा।
तो यहाँ पे जो नेट फोर्स होगा वो ऊपर की तरफ होगा। इसी तरह से आपको हर जगह पे देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पे कंसीडर करते हैं टी cos थीटा ऊपर और यहाँ पे जो है इस पे परपेंडिकुलर यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि ये होगा टी sin थीटा, तो यहाँ भी आपको कंसीडर करना होगा। तो यहाँ पे अगर टी cos थीटा ऊपर होता है, टी cos थीटा ऊपर होता है और यहाँ पे इस पे परपेंडिकुलर पे ये टी sin ऑफ थीटा होता है, तो यहाँ पे ये जो टी sin ऑफ थीटा ये इसके साथ यहाँ पे ये कैंसिल कर देगा। तो हर एक टी sin थीटा जो है, टी sin ऑफ थीटा जो है वो कैंसिल हो जा रहा है, जबकि यहाँ पे ये जो टी cos ऑफ थीटा है, ये सारे टी cos ऑफ थीटा ऊपर वाले ये ऐड हो जाएंगे। तो यहां पे ऊपर की तरफ अभी यहां पे देखें तो एक नेट फोर्स यहां पे एक्ट करेगा। तो यही जो ऊपर की तरफ ये टी cos ऑफ थीटा है, ये जो एक्ट कर रहा है, यही रिस्पॉन्सिबल है इस लिक्विड को ऊपर ले जाने के लिए। तो यहां पे अगर एक यूनिट लेंथ पे ये टी cos थीटा फोर्स एक्ट करता है, तो फिर इस पूरे सर्कमफेरेंस पे कितना फोर्स एक्ट करेगा? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए जो है हम इस टी cos थीटा को इस सर्कमफेरेंस के लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें जो ऊपर की तरफ टोटल फोर्स एक्ट कर रहा है वो पता चल जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले तो हमें ये कंसीडर करना होगा कि यहाँ पे इस कैपिलरी ट्यूब का जो रेडियस है ये r। तो अब यहाँ पे ये जो सर्कमफेरेंस है इसका जो लेंथ होगा वो होगा 2πr, और उसी के साथ हम यहाँ पे टी cos थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे और हमें टोटल फोर्स ऊपर की तरफ जो लग रहा है वो मिल जाएगा। तो टोटल अपवर्ड फोर्स टोटल अपवर्ड फोर्स ये बराबर होगा यहाँ पे टी cos थीटा इनटू यहां पे इस सर्कमफेरेंस का जो लेंथ है वो, और इसका जो लेंथ है वो है 2πr। तो यहां पे इतना फोर्स इस सर्कमफेरेंस पे ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है, और यही फोर्स यहां पे रिस्पांसिबल है इस लिक्विड को ऊपर ले जाने के लिए। तो इस फोर्स को बैलेंस कौन करेगा? इस फोर्स को बैलेंस करेगा यहां पे ये जो लिक्विड कॉलम है, इसका वेट इसे बैलेंस करेगा। तो अगर यहां पे h हाइट तक लिक्विड ऊपर चढ़ा है तो इसका वेट कितना होगा वो देख लेते हैं, क्योंकि वेट जो होगा इसका mg, ये जो mg नीचे की तरफ एक्ट करेगा ये कितना होगा ये देख लेते हैं। तो यहां पे ये जो mg है ये नीचे की तरफ एक्ट करेगा, तो इस लिक्विड कॉलम का जो वेट है वही देख लेते हैं एक बार। तो वेट ऑफ लिक्विड कॉलम, वेट ऑफ लिक्विड कॉलम जो कि यहां पे डाउनवर्ड होगा, तो ये बराबर होगा किसके? mg के। और हमें पता है कि ये जो मास होता है ये बराबर होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम को, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और यहां पे ये होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहां पे ये जो आपको लिक्विड कॉलम दिख रहा है इसका वॉल्यूम कितना होगा? तो अगर इसका रेडियस r है, इसका जो रेडियस है, इसका ट्यूब का अगर रेडियस जो है यहां पे ये r हो, तो फिर इसका जो बेस एरिया होगा इंटू यहां पे ये जो हाइट होगा यही होगा इस लिक्विड कॉलम का वॉल्यूम। तो यहां पे इसका जो बेस एरिया है वो होगा पाई आर स्क्वायर, तो रो इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू इस लिक्विड कॉलम का जो हाइट होगा वो, और यहां पे ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा ये। तो इतना फोर्स जो है, ये वाला फोर्स जो है ये यहां पे नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, जो कि यहां पे ये जो फोर्स है ये वाला इसे बैलेंस करता है। क्यों बैलेंस करेगा? क्योंकि इस फार्मूले में आप देखें इस h को छोड़ करके बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है। तो h का जो वैल्यू है ये जितना ज्यादा होगा, इसका जो वेट होगा, लिक्विड कॉलम का जो वेट होगा वो नीचे की तरफ उतना ज्यादा होगा, नीचे की तरफ जो फोर्स होगा वो उतना ज्यादा होगा। तो हमने ये मान लिया कि किसी टाइम में जो लिक्विड है वो कुछ इतने हाइट तक चढ़ा है, लेट अस से ये जो हाइट है ये है h डैश ये हाइट है। तो यहां पे इसका जो वेट होगा ये तो नीचे की तरफ एक्ट करेगा, तो इसका वेट कितना होगा? इसके लिए हम यहां पे ये जो फार्मूला इसमें h डैश कर देंगे, तो इतना फोर्स जो है वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा। हमने ये मान लिया कि ये वाला जो फोर्स है ये इस फोर्स से कम है, तो ऑब्वियसली जो नेट फोर्स होगा वो अभी भी ऊपर की तरफ एक्ट करेगा, और यहां पे ये जो लिक्विड है ये ऊपर चढ़ता चला जाएगा। तो हमने ये मान लिया कि कुछ देर बाद ये जो लिक्विड है वो और ऊपर चढ़ गया, यहां तक पहुंच गया। लेट अस से ये जो हाइट है ये है h डबल डैश। अब यहां पे हाइट बढ़ गया, तो अब जो नेट फोर्स होगा नीचे की तरफ इस लिक्विड कॉलम के कारण वो भी ज्यादा होगा, तो यहां पे कितना होगा? यहां पे हम कर देंगे h डबल डैश। इतना फोर्स जो है वो नीचे की तरफ अब एक्ट करेगा। तो अभी भी हम ये मान रहे हैं कि अभी भी ये वाला जो फोर्स है ऊपर की तरफ जो एक्ट कर रहा है वो अभी भी इस फोर्स से ज्यादा है, तो नेट फोर्स अभी भी ऊपर की तरफ होगा, और ये जो लिक्विड है ये यहां पे ऊपर की तरफ ये लिक्विड चढ़ता चला जाएगा। तो हमने ये माने कि कुछ देर बाद लिक्विड जो है वो यहां तक चढ़ गया, h हाइट तक चढ़ गया। अब जब h हाइट तक चढ़ गया है तो जो नीचे की तरफ फोर्स होगा mg, इसका जो वेट होगा वो कुछ इतना होगा, और हमने इस केस में ये मान लिया कि ये जो इसका वेट है ये वाला फोर्स ये अब एग्जैक्टली बराबर है इस फोर्स के। तो इस केस में दोनों फोर्स बराबर हो जाएंगे, और जो नेट फोर्स होगा वो 0 हो जाएगा, और यहां पे ये जो लिक्विड है ये अब और ऊपर नहीं चढ़ेगा, अब इसका चढ़ना जो है वो बंद हो जाता है। तो इन इक्विलिब्रियम पोजीशन पोजीशन, तो इस इक्विलिब्रियम पोजीशन में ये वाला जो फोर्स है ये एक्जैक्टली बराबर होगा इस फोर्स के। तो यहां से हम आगे बढ़ते हैं, यहां से हम आगे लिखेंगे कि रो इंटू पाई आर स्क्वायर h इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये बराबर होगा यहां पे t cos थीटा इंटू 2 पाई r के। तो अब देखिए यहां पे
ये जो आर है यहां पे, ये जो आर है ये एक आर के साथ यहां से कैंसिल हो जाएगा, और यहां पे ये जो पाई है ये इस पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से हमें जो आगे मिलेगा h इक्वल टू, यहां पे ये जो हाइट h है ये h ये बराबर होगा यहां से 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय, यहां पे ये होगा रेडियस ऑफ द ट्यूब इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, और यहां पे ये होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहां पे इतने हाइट तक जो है यहां पे लिक्विड जो है इस कैपिलरी ट्यूब में ऊपर चढ़ता है। तो इसके लिए ये रहा फार्मूला, और इसी को कहते हैं कि ये है एसेंट फार्मूला। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आगे के वीडियो में हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।